एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की 14 साल की उम्र में उसे कई लड़के से अफेयर थी। इस नादान मोहब्बत का जो कहानी होती है, इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस दिल दहलाने वाली केस में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये केस पूरा हरियाणा को झंझोर के रख दी थी, नादान मोहब्बत की। आइए जानते हैं इस केस की। ये कहानी है हरियाणा की सोनीपत की। एक थाना लगती है और ये थाना का नाम है राय थाना। ये कहानी है इसी थाना के अंतर्गत की। इस गांव का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, इस गांव का नाम मैं एंड में बताऊंगा। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको चलनी होगी 4 साल पीछे। ये कहानी जिस जगह की है उस जगह का नाम है टीकमगढ़। ये कहानी है गंगाराम की, जिसकी एक शादी होती है शोभा नाम की लड़की से। शोभा की ये दूसरी शादी थी। उसकी शादी पहले एक हो चुकी थी, उसे एक बेटी हुई थी। उसका पहला हस्बैंड पहले ही मर चुका रहता है, इसका ये दूसरा शादी होता है। शोभा का शादी जब गंगाराम से हुआ तो वो अपनी बेटी को लेके गंगाराम के पास आ जाती है। गंगाराम और शोभा के भी 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम होता है आस्था, जिसे 4 साल की एज रहती है, और बेटा का नाम रहता है ऋतिक, जिसे 2 साल की उम्र रहती है। परिवार बहुत लंबा होने के कारण जो है उसे गांव छोड़ना पड़ता है, क्योंकि गांव में जो रोजगार उतना नहीं मिल पाता जिससे वो अपना लंबा परिवार चला सके। शोभा और उसका हस्बैंड अपना टीकमगढ़ छोड़ के वो चले जाते हैं हरियाणा और वहीं पे बस जाते हैं। हरियाणा के सोनीपत में रह जाते हैं और उस थाने का नाम है रायपुर। उसी गांव में चारों लोग रहने लग जाते हैं। पिता गोपाल राम, पत्नी शोभा और एक बेटा ऋतिक और बेटी आस्था। सबसे बड़ी बेटी जो नीतू होती है उसे ही जो है टीकमगढ़ में छोड़ दिया जाता है। नीतू से कहा जाता है कि तुम इसी गांव में रहो और दादा दादी की सेवा करो, क्योंकि तुम सबसे बड़ी हो और समझदार हो। गंगाराम और शोभा जो है दूसरे गांव में रहने लगते हैं और उसी जगह में जो है कुछ काम ढूंढने लग जाते हैं। गंगाराम जो है वो राजमिस्त्री का काम करने लग जाता है और उसकी पत्नी जो है उसके साथ लेबर का काम करने लग जाती है। दोनों के काम करने से घर का जो है कमाई बढ़ जाता है और बच्चों की जो है अच्छी सी पढ़ाई और शिक्षा दोनों शुरू हो जाती है। धीरे धीरे समय अच्छे गुजरने लग जाता है और ये 2021 में वहाँ पे आए हुए थे और धीरे धीरे देखते देखते ये 2023 आ जाता है। इनका कमाई अच्छा हो गया था और घर अच्छा से चलने लग गया था और आसपास के गांव वाले लोग जो है उसे पहचानने लग गया था। मकान मालिक जो है इन दोनों को अच्छा से पहचानने लग गया था और बच्चे से भी अच्छी गहरी जान परिचय बढ़ चुका था, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन लोग जो है उस मकान पे रह रहा था। शोभा कहती है अपना पति से कि अब नीतू को जो यहाँ बुला लेना चाहिए, क्योंकि अब वो जो है घर का काम वाम देखेगी और हम बाहर अच्छे से काम कर पाएंगे। गंगाराम भी जो है उसके बात मान लेता है और वो भी सोचता है कि ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी तो हमारा बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। नीतू को जो है टीकमगढ़ से राय थाना के एरिया पे ले आया जाता है और उसे अपने साथ रखने लग जाते हैं। बेटी का पढ़ाई छूट जाने की वजह से उसे फिर से स्कूल में यहाँ पे दाखिला कर दिया जाता है और वो फिर से स्कूल जाने लग जाती है। सुबह का नाश्ता वो जल्दी जल्दी बना के वो स्कूल के लिए निकल जाती थी और फिर दोपहर का खाना आके घर पे बनाती थी। सारे लोग जो है बहुत ही अच्छे से रहने लग जाते हैं और खुश रहते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरते रह जाती है। अब अप्रैल का महीना आ जाता है और नीतू जो है क्लास 6 से जो है क्लास 8 में चली जाती है। 30 अप्रैल को जो है नीतू अपने पिता से कहती है कि मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है पढ़ने के लिए। नीतू जो है जिद करने लग जाती है कि मैं खुद जाऊंगा किताब खरीदने। तो उसका पिता कहते हैं तुम कहाँ जाओगे किताब खरीदने, मैं खुद खरीद के ला दूंगा या तुम्हारी मम्मी जो है वो खरीद के ला देगी किताब। ये सब बोल के जो है उसके पिता अपने काम पे निकल जाता है राजमिस्त्री, और उसकी माँ जो लेबर का काम करती है, दोनों साथ निकल जाती है काम करने। और यहाँ पे शोभा जो है अकेले अपने घर पे रहती है। उस दिन शोभा जो है काम से जल्दी निकल जाती है क्योंकि उसे नीतू के लिए किताब खरीदना रहता है। वो अपने पति से पैसा लेती है और घर निकल जाती है। घर जाती है वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे तो कमरे पे है लेकिन नीतू घर पे नहीं है।
पूरा घर पे खोजने के बाद जब उसे वो नहीं मिलती है तो वो छत पे जाती है और छत पे देखती है तो देखते ही उसका होश उड़ जाते हैं और आँख फटे के फटे रह जाता है। मकान का मालिक उसका चीख सुन के जो है वो फौरन छत पे आता है। भगत सिंह का देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो दोनों का चीख सुनते ही जो है आस पड़ोस के लोग वहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और वो भी दंग रह जाते हैं देख के। वो छत पे बेहोश पड़ी हुई थी और लोग उसे जल्दी जल्दी उठाते हैं और हॉस्पिटल पे लेके जाते हैं। हॉस्पिटल पे डॉक्टर देखते ही वो बोलते हैं कि ये नीतू जो है ये मर चुकी है। शोभा सुनती है कि नीतू मर चुकी है, उसे तो भरोसा ही नहीं होता। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। वो खुद को संभाल नहीं पाती है और वहीं ज़मीन पे गिर जाती है। और उधर उसका पिता गंगाराम वो दौड़े दौड़े जो है वो हॉस्पिटल पे आता है और वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसे खुद समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है इसके साथ। डॉक्टर जो है वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, राय थाने वालों को, और राय थाने के जो बड़े बाबू रहते हैं वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वो डॉक्टर से पूछते हैं आखिर क्यों हुआ ऐसा। डॉक्टर बोलता है कि इसे तो हमारे पास लाया गया ये बोल के कि ये बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन हमारे पास आते ही हम जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मरी पड़ी हुई है। पुलिस वाले जो है उसके माता पिता से जो वेरीफाई करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तो उसके माता पिता वो इस हाल में नहीं थे कि उसे बता पाएँ कि आखिर क्या हुआ था। उसने क्योंकि अपने बेटी को जो है बहुत प्यार से लालन पालन किया था। पुलिस उससे जो है बहुत पूछने का कोशिश करता है, लेकिन उसका परिवारजन जो है उस हाल में नहीं रहते कि बता पाएँ। आसपास के लोग जो है बहुत समझाते हैं गोपाल को और उनकी बीवी शोभा को, लेकिन वो किसी के बात को समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिनकी बेटी गई है वही समझ सकता है इसका दर्द। पुलिस कहती है कि मैं आगे का कार्रवाई के लिए जो है मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। गोपाल राम और उसकी बीवी शोभा दोनों पुलिस से कहती है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि जिसे जाना था वो जा चुकी है, भले वो बीमारी से मरी हो या किसी कारण से। हम बार बार थाने नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार थाने जाने से फिर हमारे कामकाज में डिस्टर्ब होगा, फिर हम अपने 2 बच्चों को कैसे पालेंगे। पुलिस कहती है गंगाराम और शोभा से अगर आप आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते तो हमें लिखित दें कि हम इससे संतुष्ट हैं और हम आगे कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं और बॉडी का जो है पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना चाहते हैं। सारे कुछ हो चुका रहता है, औपचारिक हो चुका रहता है, तो उसके परिजन जो है अब लाश को जो है अपने घर ले जाने की तैयारी में रहते हैं। डॉक्टर जब लाश को जब पैक कर रहे होते हैं तो उसके बॉडी में कुछ ऐसा निशानी देखें जिससे डॉक्टर कहते हैं कि यह मर्डर है और मर्डर से पहले जो है इसके साथ रेप किया गया है। डॉक्टर जो है पुलिस से कहता है और पुलिस समझता है इस बात को कि यह मामला जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, इसके पीछे जो है कुछ बहुत बड़ा अनहोनी है। डॉक्टर कहता है पुलिस से कि इतना साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं बता सकता हूं कि लड़की का रेप हुआ है, उसके बाद उसे जो है जान से मार दिया गया है, क्योंकि उसके शरीर पे जो कपड़ा है वो अस्त व्यस्त है। उतना ही देर में जो है हॉस्पिटल पे को जो है चारों तरफ से जो है मीडिया वाले घेर लेते हैं और पुलिस से और डॉक्टर से जो है इंक्वायरी करने लग जाते हैं। मीडिया वाले जो है इस न्यूज़ को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो है टीवी पे लाइव दिखाने लग जाते हैं और ये उंगली जो है डायरेक्ट पुलिस पे उठती है। तो पुलिस कहती है कि चाहे उसके परिवार वाले कितने भी लिखित क्यों ना दे, हम इसकी बॉडी को उसके परिवार वालों को नहीं सौंपेंगे जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है और इसके पीछे की कहानी जब तक हमें पता नहीं चल जाती है। क्योंकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं डर था कि अगर हम आज ऐसे ही छोड़ देंगे तो आने वाला टाइम पे जो है हमारी भी उंगली उठेगी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है रात के 2 बजे आता है 1 तारीख को, तो उसमें तो ये तो पता चल जाता है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, परंतु उसका गला जो है घोंट के उसे मारा गया है। ये एक नेचुरल मौत नहीं है। जब परिवार वाले से छानबीन किया जा रहा था तो परिवार वालों ने बताया कि इससे हमें कुछ पता नहीं है, ना हमारे साथ किसी की दुश्मनी है कि इसे जान से मार सकती है। पुलिस जब मकान मालिक से जब पूछताछ करती है तो मकान मालिक बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो है इस घर में बाहर से आना जाना नहीं किया है, जो भी आना जाना किया है वो इसके सिर्फ परिवार वाले ही आना जाना किए हैं, बाहर से किसी का भी कोई मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट जब पुलिस वालों को शक हो जाता है कि उसके माता पिता जो है कुछ छुपा रहे हैं और वो दूसरे तरीक़ा से जो है पूछताछ करते हैं, थर्ड टॉर्चर देते हैं और उससे पूछताछ करते तो उसके माता पिता जो है रो रो के अपने जो है गुनाह को कबूल कर लेता है। उसके माता पिता जो है पुलिस को एक कहानी सुनाती है, वो कहानी सुन के जो है पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और आप सुनेंगे तो आपको पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाएगा। नीतू के जो असली पिता थे उसकी देहांत हो गई थी और उसे जो है उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया गया था टिकमगढ़ में।
वो जब स्कूल के छठे क्लास में जब थी तो उसे एक लड़का से प्यार हो जाता है। उस समय जो है नीतू का उम्र जो महज 13 साल की थी और इसका खबर जो है उसके दादा दादी को बिल्कुल भी नहीं थे। वो इस बात से अनजान थे कि उसकी पोती का जो है किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मोहल्ले के जो लोग हैं उनके परिवार वालों को कई बार बताया है कि जो नीतू जो है कई लड़कों से बात करती है, तो उसके परिवार वालों का कहना था ये अभी क्या ही करेगी, इसका उम्र तो अभी महज 13 साल है। सोनीपत आने के बाद भी जो है उसकी हरकतें बंद नहीं होती और वो छुप छुप के जो है उसी लड़के से जो है बात वो करते रहती है। शोभा और गंगाराम दिन भर तो अपने काम से बाहर रहते थे और नीतू जो है आराम से दिन भर फ़ोन पे बातें करती थी। फ़ोन में वो बात कर रही थी, उसी दौरान उसकी माँ आ जाती है और नीतू देखते ही वो चौंक जाती है और अपना फ़ोन जो है जल्दी जल्दी छुपाने लग जाती है। उसकी माँ को सुनो तो ऐसा लगा कि जैसे उसके पास तो फ़ोन था ही नहीं, फिर उसके पास फ़ोन कहाँ से आया। माँ जो है अपने बेटी को बहुत मारती है, पीटती है और कई तरह से समझाने की कोशिश करती है कि बेटी ये सब मत कर। उसकी माँ कहती है बेटी अभी महज तुम 13 साल की हो और ये सब क्यों कर रही हो, और उसे जो है अपना कसम भी देती है कि बेटी आज के बाद ये सब तुम मत करना। उस टाइम नीतू जो है अपनी माँ का कसम खा के बोलती है कि ठीक है मैं आज के बाद किसी लड़का से बात नहीं करूँगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, फिर उसके माँ की नज़र कुछ दिन बाद उस पर पड़ती है और वो देखती है कि वो फिर किसी लड़का से बात कर रही है। इस बार जब पता चला कि वो तो कोई दूसरा लड़का है जिससे बात कर रही है और पहले किसी और लड़का से बात करती थी, तो उसकी माता को पता चलता है कि उसकी माता जो है फिर खूब मारती है उसे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। वो छुप छुप के जो है कई लड़कों से बात करती थी, कभी छत पे जाके तो कभी बाथरूम पे जाके। उसकी बेटी नीतू जो थी फ़ोन ऐसी जगह छुपाती थी जिससे उसे पिता को जो है पता ना चल सके, लेकिन उसकी माँ पकड़ लेती थी क्योंकि वो अपने जो है प्राइवेट पार्ट में जो है अपने फ़ोन को वो छुपा लेती थी। 1.5 महीना में जो है 50 बार नीतू को पकड़ा गया। वो बार बार कहती कि मैं बात नहीं करूँगी और हर बार उसके पास जो है कहीं ना कहीं से जो है दूसरा फ़ोन आ जाता है। उसकी माँ शोभा ये जान जाती है कि अब मेरी बस की बात नहीं है, मैं इसे अब नहीं समझा सकती हूँ, तो वो जो है गोपाल राम से ये बात बोलती है कि बेटी जो है किसी लड़का से बात करती है और वो एक लड़का से नहीं कई लड़कों से बात करती है। यह बात सुनते ही जो है गंगाराम का जो है वो पारा ऊपर चढ़ जाता है और वो अपना होश खो देता है। नीतू जो है अपने सौतेला बाप से कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले और सिखाने वाले और मारने वाले, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगी, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले। और तमाम तरह के बात जो है उसके पिता को सुनाया जाता है। नीतू ऐसा ऐसा बात करती है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो एक लड़का छोड़ के फिर दूसरा लड़का पकड़ती है, कभी पड़ोस के लड़के से बात करती है तो कभी स्कूल के लड़के से बात करती है। ये दिनचर्या जो है उसके रोज़ जो है बदलते जाती थी। नीतू जो है अब इस बात की जो है आदी हो चुकी थी। वो घर वाले के सामने ही जो है अपने आशिकों से बात करती थी और ऐसा ऐसा बात करती थी जिससे पिता शर्मा जाए। इसी बीच एक तारीख आती है 29 अप्रैल 2023। 29 अप्रैल का जो रात में जो है सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं और फिर से वही बात दोहराया जाता है। फिर से वो लड़की किसी लड़के से बात कर रही होती है। पिता गंगाराम अपनी बेटी से कहती है कि तुम ये सब करना बंद करोगी या नहीं, तो उसकी बेटी पलट के बोलती है कि नहीं मैं ये कभी बंद नहीं करूँगा। नीतू कहती है तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। वो खाना छोड़ के जो है अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से बंद कर लेती है और उसी जगह जो है लड़कों से बात करने लग जाती है अश्लील तरीके से। उसका पिता गंगाराम शोभा से कहता है कि अगर ये जिंदा रही तो हमारी इज्जत कहीं क्या नहीं छोड़ेगी। उसी रात जो है उसे मारने का जो है प्लानिंग बनाया जाता है। गंगाराम शोभा से कहता है कि ये इसे ऐसी मौत मारना है जिससे ये मर्डर ना लगे, ये एक नेचुरल मौत लगे। और सुबह का 7:30 बजे उसकी माँ शोभा नीतू के सीने पर बैठ जाती है और उसके गला को जो है जोर से दबाने लग जाता है। उसकी माँ चेक करती है कि देखती है कि नीतू मर चुकी है, तो उसके लाश को उठा के छत पे खटिया पे रख देती है और सुबह आराम से नाश्ता करके बेफिक्र जो है वो अपने काम पे निकल जाती है। शोभा बहुत चालाकी से अपने जो है मालिक को कहती कि मालिक मुझे पैसा चाहिए अपनी बेटिया को किताब दिलाने के लिए, और इतने चालाकी से कहती है कि आसपास के लोग भी सुने और वहाँ से वो घर निकल जाती है। और उसी तरह घर पहुँचते ही जो है वो बहुत होशियारी से और चालाकी से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से, ताकि आसपास के लोगों को लगे। और इसी तरह वो हॉस्पिटल में भी नाटक करती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। पुलिस वाले जो है उसके आंसू देख के उसके बातों में आ जाती है और पुलिस को भी लगता है कि नहीं इसके माँ को जो है इसका मौत का बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके मौत के पीछे इसके माता और पिता का हाथ है।
अभी जो है उसे थाना में रखा गया है, उसका केस अभी चल रहा है। देखते हैं आने वाले टाइम पे जो है उसके साथ क्या होता है। आपको क्या लगता है कि उसे मारना ही एक सही रास्ता था? क्या उसे सुधारने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं था? आप अपना राय जो है कमेंट में दें।